शांत मोबाइल धारी पाक शांत। सबसे पहले सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप बच्चों के लिए जो आपका संकल्प है, जो आपका उद्देश्य है, उससे आप प्राप्त करें और उसके लिए खूब मन लगा के और अच्छी तरह से अपनी स्टडी पूरी करें। तो आज हम शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 4, जो कि इसका अंतिम पार्ट रहने जा रहा है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म पे इसका टेस्ट होगा। सब बच्चों को पता लग गया बायोटेक्नोलॉजी के पहले वाले लेसन का तो पता लग गया। आप जो बच्चे जो लेट आए हैं देख लें, इसका टेस्ट होगा इसमें। तो इससे पहले वाले लेसन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का मंडे। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी की जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा इससे रिमाइंड कराते हैं आपके दिमाग में, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, क्या है बेटा? इधर बताओ मुझे, कितने बच्चों को पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? कितने बच्चों को पता है? 7 पहलवान हमारे बैठे हैं। हमारे 7 पहलवानों में से किसे पता है? एक बच्चा ने हाथ खड़ा कर लिया। हाँ बेटा बताओ। जेनेटिक इंजीनियरिंग को यदि मैं कहूं एक लाइन में डिफाइन करो तो कैसे करोगे? हैं? इंटीग्रेशन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को मैंने एक लाइन में बच्चों को डिफाइन करने के लिए कहा है। कितने बच्चे डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में? हाँ बताओ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत एब्सेंट रहे आप क्लास में पीछे हमारे। हाँ चलो बताओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज a chemical change या chemically modification in genetic material। जेनेटिक मटेरियल में जब हम कोई केमिकली चेंज करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्दी कर लो। क्या किसी बच्चे को वो 7 फील्ड याद है अभी तक, जिनमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं? जो बताई थी हमने, कितने बच्चों को याद है? हाथ खड़ा करो जल्दी से। 1 2 3। हाँ बताओ। एग्रीकल्चर,
हाँ हाँ फार्मास्यूटिकल बायोरेमिडिएशन डायग्नोस्टिक हाँ एनर्जी प्रोडक्शन फूड प्रोसेसिंग वेस्ट वेस्ट ट्रीटमेंट, ये कुछ फील्ड थी जो हमने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बताई। ये बच्चा मुझे एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें बताएगा। बताओ, खड़े हो जाओ। देखो कितना आसान सवाल पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, ना, एग्रीकल्चर के बारे में। बेटा जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमने कैसे किया एग्रीकल्चर में, बता सकते हो? अच्छा, एग्रीकल्चर में हम क्या यूज करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? भाई देखो, मान लिया गेहूं है, आपके खेत में गेहूं आपने बोए, वो कुछ कम उपज दे रहे हैं, आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? वेरी सिंपल। कितने बच्चों को नहीं आता इसका जवाब? अगर कोई एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं और आपका कोई भी खेत है और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं आप, तो किस चीजों का इस्तेमाल करते हैं आप? केमिकल्स का। केमिकल्स में वो सब चीज आ जाती है, केमिकल्स में फर्टिलाइजर भी आएंगे, पेस्टिसाइड भी आएंगे, क्योंकि वो भी केमिकल्स ही हैं। तो ऐसी एग्रीकल्चर जो केमिकल पर बेस्ड हो उसे हम क्या कहेंगे? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी वो केमिकल जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं एग्रोकेमिकल्स हैं। आपके अलग अलग तरह के क्या है वो? फर्टिलाइजर्स। क्या है? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के नाम सुने हैं आपने? फर्टिलाइजर्स क्यों चाहिए? फर्टिलाइजर में है क्या? आप देखें, मिनरल्स हैं, मिनरल्स हैं। प्लांट को मिनरल्स चाहिए, क्या क्या चाहिए वैसे? जब आपने पढ़ा होगा बॉटनी वाले हिस्से में, तो आपने देखा होगा कि कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कुछ मैक्रो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो लार्ज मात्रा में चाहिए। कुछ संक्षिप्त मात्रा में चाहिए, जैसे लोहा है, Fe, मैग्नीज, मैग्नीशियम, है ना, कॉपर, ये भी चाहिए आपको, कुछ कम मात्रा में चाहिए। तो ये आपको कहां से मिल रहे हैं? फर्टिलाइजर। किससे मिल रहे हैं? फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर मिलने से आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और फीडिंग अगर अच्छी है तो ब्रीडिंग भी अच्छी होगी। फीडिंग अगर अच्छी है तो ब्रीडिंग भी अच्छी होगी। ब्रीडिंग अच्छी होने का मतलब, ब्रीडिंग अच्छी होने का मतलब, ये तो हुई उसकी नॉर्मल ग्रोथ। लेकिन बीच में आ जाते हैं कौन? पेस्ट। उन्हें मारना है, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं आप? पेस्टिसाइड्स। क्या यूज कर रहे हैं? पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। कुछ को आपको ग्रोथ फैक्टर भी पता लग गए हैं, प्लांट्स के स्टडी करते हैं जो हार्मोन्स का काम करते हैं। तो भाई ग्रोथ फैक्टर भी तो चाहिए। ग्रोथ फैक्टर में केमिकल बढ़िया काम करते हैं, तो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स के रूप में आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो है जो हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, एक रिवोल्यूशन को जन्म देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक। अब ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ये किसी व्यक्तियों के द्वारा लाई गई है ना। अगर हम वर्ड में बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग।
कौन है? और अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है बच्चे? एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन थी उसे कितने टाइम एनहेंस कर दिया? 3 टाइम। जो उस समय थी उसे कितने टाइम कर दिया? फिर हम उससे उकता क्यों गए? हम उसे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अब उस चीज के साइड इफेक्ट्स भी सामने आने हैं। साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट है बच्चों कि जो पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं एक्सिस में, जो हम फर्टिलाइजर एक्सिस में यूज कर रहे हैं, हमारी मिनरल, हमारी जो सॉइल है वो एनरिच हो गई। उसके क्या हो गई? एनरिच। और पेस्टिसाइड से पॉइजनस हो गई। वो अब उस फसलों का पार्ट भी बनने लगे, फसलों का हिस्सा बने तो फसलों के अंदर भी वो आने लगे और फिर ह्यूमन के अंदर भी वो जाएंगे और ह्यूमन को लॉस करें। तो फिर क्या करें भाई? इसका सीधा सीधा एक जवाब मिलता है, भैया केमिकल छोड़ो, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाओ। क्या आ जाओ? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है भाई? कोई बाहर से केमिकल इस्तेमाल ना करो, प्लांट्स से जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करो सीधे सीधे, चाहे वो एज ए क्या हो? मैन्यूर हो। फर्टिलाइजर और मैन्योर में अंतर पता है ना आपको? यस सर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर होता है? यस सर। फर्टिलाइजर केमिकली सिंथेटिक होते हैं ना, मैन्योर जो है नेचुरली है ना। तो काउ डंग से तैयार होने वाला क्या है? मैन्योर। इट इज नॉट ए फर्टिलाइजर। ठीक है ना। तो भैया उनका इस्तेमाल करें। पेस्टिसाइड भी हम नीम खली, राख वगैरह इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। लेकिन उससे प्रोडक्शन भी उतना एनहेंस नहीं होता और दोनों के दोनों जो तरीके हैं काफी एक्सपेंसिव। दोनों के दोनों तरीके क्या है? एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो है ही है, उन्हें मैनेज करना भी मुश्किल है। क्या करना भी मुश्किल है? मैनेज करना भी मुश्किल है। हम तो चाहते हैं यार बीज बोए और प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, है ना। हम तो ऐसा चाहते हैं कि भैया कोई प्लांट में ही चेंज हो जाए, बीज में ही कोई चेंज हो जाए, ऐसा ही प्लांट हमें मिल जाए जिसमें हम चेंज कर लें। और यहीं से शुरू होता है किसका डेवलपमेंट? एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन शुरू होता है ना। फसलों को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? पेस्टिसाइड। इससे खतरा है भाई, पेस्ट से बचाना है। और इसका मतलब पेस्टिसाइड अगर हम नेचुरली उसमें तैयार कर सके, ऐसे प्लांट तैयार कर सके जो नेचुरली पेस्टिसाइड बंद कर दे। बेटा उसे वरना परेशान होते रहेंगे। नेचुरली वो पेस्टिसाइड का काम करने लगे तो इससे अच्छी क्या बात है। तो यहीं पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का। अच्छा आप बता सकते हैं मुझे जो पेस्टिसाइड हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने वाले हैं, हमने सबसे पहले किस में तैयार किया? कॉटन। किस में तैयार किया? कॉटन में। एक बच्चे ने बताया कि बीटी कॉटन, बीटी बीटी कॉटन में क्या एबिलिटी है? सर ये ना अपने पेस्ट के विरुद्ध टॉक्सिन बनाने की एबिलिटी है। अपने पेस्ट के विरुद्ध टॉक्सिन बनाने की एबिलिटी किसमें है? कॉटन में या बीटी कॉटन में? बीटी कॉटन में। कॉटन में नहीं है, किसमें है? बीटी को। अच्छा ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, कितने बच्चों को इस बीटी कॉटन का मतलब नहीं पता है? नहीं पता है। सबको पता है? हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? हाँ तो मैंने फिर उसके बाद कहा जब किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ तो मेरा क्या प्रश्न होगा अगला कि सबको पता है? ब्यूटी
क्या मतलब है बीटी का? बीटी का बेसिलस 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 थोरेनजेंसिस, फोरेंजेंसिस है ना? क्या है ये? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एक जीन था। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में क्या था? एक कौन से बैक्टीरिया के? बेसिलस थोरेनजेंसिस में एक जीन था। उस जीन की क्या खास बात थी? वो एक प्रोटीन बनाता था। क्या बनाता था? कैसा प्रोटीन था वो? टॉक्सिन। कैसा प्रोटीन था? टॉक्सिन। ये जो प्रोटीन था बेसिलस थोरेनजेंसिस का, ये जो टॉक्सिन प्रोटीन था बच्चों, ये किस पे काम करता था? इंसेक्ट्स पे काम करता था। अच्छा, आपको पता है इंसेक्ट की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी क्लासेस बताई थी मैंने? 3 आपको। हाँ, याद रखना, क्वेश्चन आएगा इस पे। हाँ, इन तीनों पे क्वेश्चन आ सकता है, तीनों में से किसी पे भी। लेप्टोप्टेरंस, होलियोप्टेरंस, डायोप्टेरंस। डायोप्टेरंस में कौन आते हैं? कौन आते हैं? डायोप्टेरंस में कौन आते हैं? मॉस्किटो एंड फ्लाइज। हैं? बीटल्स किस में आते हैं? कोलियोप्टेरंस में। बीटल्स किस में आते हैं? बॉलवर्म किस में आते हैं? लेपिडोप्टेरंस में। आर्मी बॉम्ब लेपिडोप्टेरंस। ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तीनों के नाम एनसीईआरटी में है। ये तीनों के तीनों वर्ग हैं, है ना? इन पे काम करता है ये। तो हमें कपास में, हमारे कॉटन में एक वर्म होता है, कौन सा? बॉलवर्म। और ये बॉलवर्म करता क्या है? एंटर हो जाता है बेटा कपास में, और एंटर होके वहीं पे अपना फीडिंग करता है, और फीडिंग करके हमारा जो फ्लावर है उसे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जिस और मास स्केल में, लार्ज स्केल में करते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाती थी? बाधित। तो भैया इसे मारना जरूरी था। और हम ये भी चाहते थे कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना ना पड़े, तो हमने किसकी हेल्प ली? बायोटेक्नोलॉजी की। और बायोटेक्नोलॉजी में हमने कौन खोजा? बेसिलस थोरेंजेंसिस को। इसके प्लाज्मिड में से चीन को निकाला और किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया? कॉटन। किसमें यूज कर दिया? कॉटन में। अब ये बैक्टीरिया क्या बनाता था? एक क्रिस्टल्स बनाता था। किसके? टॉक्सिन प्रोटीन के। किसके बनाता था? टॉक्सिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन किसको मारता था? बॉलवर्म मार सकता था ना। जब कोई बॉलवर्म बीटी प्लांट में या बीटी कॉटन पे अटैक करता था, और उसकी लार्वा जो है, लार्वा स्टेज होती है ना, जिसे आप सुंडी बोलते हैं। गांव वाले कितने हैं यहाँ पे जिन्हें खेती होती है? सुंडी। सुंडी का पता है ना? एक कैटरपिलर, कैटरपिलर अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर। अगर आपने कार्टून फिल्म भी देखी होगी तो उसका कैटरपिलर ही दिखाए जाते हैं वो, है ना? लार्वे होते हैं वो उसके। वो लार्वा क्या होता है? लार्वा इज द प्री फीडिंग स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट्स की प्री फीडिंग स्टेज होती है ऑर्गेनिज्म की। उसमें वो फीड करते हैं। क्या करते हैं? फीडिंग ज्यादा करेंगे, हैं? फीडिंग, फ्री फीडिंग का। हाँ, फ्री फीडिंग का मतलब ये है, देखो इंसेक्ट है, इंसेक्ट ने अंडे दिए। अब वो इंसेक्ट जो है, जिसका वो बच्चा है, जिसका वो अंडा, वो नहीं उसे खिला रहा, वो स्वतंत्र रूप से खा रहा है अपने, और फिर प्यूपा में आ गया वापस बिना फीडिंग स्टेज में। आप देखें ना, अगर किसी इंसेक्ट का लाइफ साइकिल आप देखें तो एग है,
एग के बाद थोड़े दिनों बाद क्या बनता है? लार्वा। लार्वा क्या करता है? फीड करता है, और फीड करने के बाद जब उसमें मेटामॉर्फोसिस होना शुरू होता है, जब वो अच्छी तरह फीड कर लेता है, हाँ भाई अब तूने इतना खाना ले लिया कि अब तू आगे का डेवलपमेंट कर सकता, अभी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज ही है। लार्वा के बाद सीधा एडल्ट में डेवलप नहीं होगा वो अभी उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज ही चल रही है। वो लार्वा खा पी के मस्त हुआ, मस्त होके वो किसमें बदल जाए? प्यूपा में आएगा, प्यूपा से फिर कायांतरण होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, और फिर जाके तब वो एडल्ट में चेंज होगा। एक मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक स्टेज ऐसी आ जाए जो फ्री फीड करे, खाए पिए मस्त रहे, तो इसलिए फ्री फीडिंग स्टेज। ठीक है, तो वो लार्वा खाते हैं भैया, लेकिन जब ये लार्वा बीटी प्रोटोन पे अटैक करते हैं और ऐसे प्लांट्स को खाते हैं, तो इनकी इंटेस्टाइन में, इनकी मिड गट में भी वो फूड चला जाता है, जिसमें कौन से जीन है? जिसमें कौन से जीन है? प्रोटॉक्सिन बनाने वाले, टॉक्सिन बनाने वाले जीन हैं, वो भी पहुंचे हैं, और वो टॉक्सिन बनना शुरू हो जाता है। वो किस रूप में रहता है? प्रोटॉक्सिन। किस रूप में? एक्टिव नहीं है, जैसे प्रो एंजाइम होते हैं, एक्टिव एंजाइम बनते हैं, ऐसे ही प्रोटॉक्सिन है। फिर जैसे ही इसे एल्कली मीडिया मिलता है, इसकी पीएच मिलती है किससे ऊपर? है मोर देन 7, जैसे तो वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही ये प्रोटीन उसकी गट को हार्म करना शुरू कर देता है ना? अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? और बन जाते हैं, और स्वेलिंग एंड लाइसिस के कारण इंसेक्ट क्या होता है? डाई हो जाता है। अब आपको बाहर से कोई इंसेक्ट नहीं छिड़कना पड़ा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ा कब इंसेक्ट आएगा, कब हम दवाई छिड़केंगे। आपने तो कहते हमने तो इसके अंदर ही फीड कर दिया, मामला मामला इसके अंदर ही क्या है? टाइम बम इसके अंदर ही फीड है, आओ खाओ मरो, ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक। तो किसान को कोई दिक्कत नहीं है, किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई तुझे कब छिड़कना है, उसमें अलग से पैसे खर्च करने हैं, नहीं, बीज पे पैसे खर्च जरूर होंगे शुरू, ये बीज उन बीजों से थोड़ा महंगा जरूर होगा, लेकिन हो गया काम, सस्ता पड़ गया, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो गया। और कहाँ हुआ? अच्छा, और बताओ, ये जो जीन था जो प्रोटॉक्सिन बना रहा है, इसका नाम पता है किसी बच्चे को? कौन सा है? क्राई। और जब हमने क्राई की बात करी तो क्राई के आपने कितने टाइप पढ़ लिए? 3 टाइप पढ़े। नंबर 1 क्राई 1, क्राई 1 एसी, नंबर 2 क्राई 2, और नंबर 3 ये तीनों सब बच्चों को याद होने चाहिए, एनसीईआरटी में इनका जिक्र है, एनसीईआरटी में इनका काम भी है। क्राई 1 एसी एंड क्राई 2 एबी किस पे काम कर रहे हैं? ये कॉटन बॉल 1 पर। किस पे काम कर रहे हैं? कॉटन बॉल 1 पर काम कर रहे हैं। और क्राई 1 एबी किस पे काम कर रहा है? कौन? बोरर पे। कौन? बोरर। क्लियर? समझ में आया नहीं? अब तो समझ में आ रहा है बात को, इस पे काम करते हैं। चलिए और बढ़ते हैं। हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट और तैयार किए हमने। कौन तैयार किया? टोबैको। किसको तैयार किया? टोबैको। टोबैको के बारे में आप सबको पता है, कहाँ पाया जाता है टोबैको? हाँ जी, क्या प्रश्न पूछा है? टोबैको कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? खेत में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? खेत में पाया जाता है। हाँ? खेत में उगाते हैं लोग टोबैको ना। अब हाँ,
चलो, जब प्रश्न की टोबैको पे बात आई तो पूछ लेता हूँ, टोबैको कौन सी फैमिली का प्लांट है? सोलेनेसी का। कौन सी फैमिली का है? और इसकी बच्चों, इसका जो प्रोडक्शन है इसकी लीव्स के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, लीव्स के लिए किया जाता है। इसकी लीव से, इसकी लीव में एक एल्केलॉइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन। निकोटीन से नशा होता है। निकोटीन से क्या होता है? नशा होता है। आप जो चाय पीते हैं उसमें भी क्या होता है? निकोटीन होता है। हल्का होता है। ये क्या होता है? निकोटीन हल्का होता है। तो ये नशीला एडिक्ट हो जाता है बंदा इससे। तो ऐसे ही निकोटीन इसमें है, कैफीन होता है। कॉफी में कैफीन होता है। कॉफी में क्या होता है? कैफीन। हैं? किसके लिए बेहतर? मैं सब पूछ रहा कौन सा बेटर है? कोई सा नहीं, कोई बेटर नहीं है ना? बेटर कोई नहीं है बेटा। इसकी क्या है, एक इसका एक पैरासाइट है। क्या है? जो टोबैको का टोबैको की रूट पे, टोबैको की रूट पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, और अभी कंफ्यूजन दूर करना है। टोबैको की रूट पे टैग करने वाले पेस्ट का नाम बताओ। हाँ, मेलोडी गाइने इनकॉग्निसिया। व्हाट इज इट? इट इज ए निमेटोड। एस्केलबेंथीस का एक मेंबर। निमेटोड किस पे अटैक करते हैं? केवल प्लांट्स पर, केवल एनिमल पे, केवल ह्यूमन पे, या सब पे? किसके पैरासाइट हो सकते हैं ये? सबके हो सकते हैं। तो मैंने प्लांट्स एंड एनिमल के सबके पैरासाइट हो सकते हैं। बैठ जाओ, वेरी गुड। अब ये करता क्या है बच्चों? रूट पे इसकी अटैक कर देता है, और रूट में क्या हो जाती है? लॉस हो जाता है। और रूट का जो काम है उसे अफेक्ट करता है। रूट के काम से अफेक्ट होने से टोबैको किस में चला जाता है? माल न्यूट्रिशन में चला जाता है। माल न्यूट्रिशन में जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ऐसा टोबैको तैयार करना है जो इस निमेटोड से क्या कर सके? लड़ सके। क्या कर सके? लड़ सके। तो हम इस निमेटोड से लड़ने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, आरएनए। क्या है बच्चे? सब बच्चों को पता है टेक्निक या नहीं पता है? क्या होती है? इसका इस्तेमाल कौन करता है? और आरएनए का हम भी कर रहे हैं, हमारी यूकैरियोटिक सेल्स करती हैं। किस काम के लिए करती हैं? कोई फॉरन अटैक हो जाए, सेलुलर डिफेंस के लिए कर रहे हैं, हमें सेल की डिफेंस करनी है। कैसे करती है ये? क्या है ये टेक्निक? ये मैसेंजर जो आरएनए का काम है ना, किसका काम? मैसेंजर आरएनए का काम उसे नहीं करने देते। मैसेंजर आरएनए का क्या काम है? उसके अंदर एक सूचना होती है, एक कोड होता है, एक मैसेज होता है कि भैया ये वाला प्रोटीन बनाना है, ये वाला प्रोटीन बनाना है। अब उसे ही इंटरफेरेंस किया जाता है। किसकी हेल्प से? डीएसआरएनए की हेल्प से। किससे? डीएसआरएनए की हेल्प से। ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, हम देख लेते हैं जो निमेटोड की सीक्वेंस है आरएनए की, निमेटोड के आरएनए की जो सीक्वेंस है उसके रिगार्डिंग एक जीन हम किस में डाल देते हैं? टोबैको में। किस में डाल देते हैं? टोबैको में। और जब क्या होता है, दो घटनाएं होती हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन की और एक ट्रांसलेशन की।
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन, ये पता है तीनों टर्म सब बच्चों को है या नहीं पता है? रिप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण होना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए। तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि जब कोई प्लेटीहेलमिन्थेस, जब कोई मेलोनीगाइनी इनकॉग्निशिया अटैक करेगा टोबैको पर, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए आरएनए बनाएगा, अपने मैसेंजर आरएनए बनाएगा। तो वो कॉम्प्लीमेंट जीन पड़ा हुआ है उसमें ऑलरेडी। तो हम देखते हैं कि जो आरएनए बनाया है इसने मैसेंजर, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए में बने, जो इसका जीन बनाएगा, जो हमने डाला है। ठीक है, तो वो जीन डाला, वो जीन ने क्या बना दिया? कॉम्प्लीमेंट्री डीएस आरएनए। अब उस आरएनए के पहले क्या होंगे? छोटे छोटे माइनर बनेगा। वो माइनर से फिर क्या होगा? उसमें दो जो स्टैंड होंगे वो अलग हो जाएंगे। वो स्टैंड किस किस प्रकार के हैं उसमें? सेंस एंड एंटी सेंस। सेंस तो उसमें नष्ट हो जाएगा, कौन सा बच जाएगा? एंटी सेंस वास्तव में क्या है? कौन सा बचा है? जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, जो पैरासाइट ने बना दिया। अब वो क्या करेगा? इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। अब वो जो मैसेंजर आरएनए है, जैसे ही डबल स्टैंडर्ड होगा, क्या वो ट्रांसलेशन कर पाएगा? वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाता। और जब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा, जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा, जब तक ट्रांसलेट नहीं करेगा वो, जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनती। प्रोटीन बनने का मतलब क्या है भाई? आप जिंदे हैं तो किस लिए हैं? आपके अंदर प्रोटीन बन रहे हैं, आप अपना विकास कर रहे हैं। आपको जो जरूरत की प्रोटीन है वही आपकी बॉडी में ना बने तो क्या होगा? भैया मरने से सबको डर लगता है। तो आज ही मर जाओ, पैदा ही क्यों हुए फिर, अगर एक दिन मरना है? जो चीज होने से लड़ना तो है भाई। अगर हम यही सोचते, अगर हर एक आदमी सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, ऊपर वाले ने जो कर दिया ठीक है, सब ऊपर वाले की देन है, तो एक भी दवाई का विकास नहीं होता, क्योंकि सब कुछ तो ऊपर वाला ही कर। बीमारी भी उसने ही दी है, मार भी उसने ही दिया। तो वाई डॉक्टर? डॉक्टर क्यों? बीच में डॉक्टर क्यों? जरिया क्यों? तो तभी तो आया ना जब हमने सोचा यार इससे लड़ सकते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि भाई इससे लड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई छिपी हुई बात है। रिसर्च की गई उस पे बाकायदा, तभी तो बीमारियों के इलाज मिले नहीं। और अगर कोई भी नहीं सोचता तो बस सब चीजें ऐसी रहती, सब अंधविश्वास में चलता रहे, कोई भी एक नया डेवलपमेंट नहीं होता, कोई भी नई रिसर्च ना होती। तो सारी नई रिसर्च होती तब है जब हम वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां और लोग सोचना बंद कर देते हैं। वहीं से विज्ञान शुरू होता है। वहीं से विज्ञान क्या होता है? शुरू होता है। तो भैया रिसर्च रिसर्च होके पता चल गया, पता चल गया तो ये रिसर्च हो गया। तो प्रोटीन हरी, प्रोटीन बनते ही क्या बन गया? वो डेट। डेट होते ही हमारे टोबैको में ये खास बात आई कि वो लड़ सकता है किससे? अच्छा, और भी कोई आपको पेस्ट, आपको कोई पता है पैरासिटिक टोबैको का पढ़ रखा है तुमने? वेरी गुड, TMV, टोबैको मोजेक वायरस, है ना? हाँ, वेरी गुड। चलिए, अब ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो भाई, ये तो एक फील्ड हो गई, एग्रीकल्चर की फील्ड हो गई। और कहाँ यूज कर लें हम इसे? फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन बनाने में, है ना? चलो, मेडिसिन बनाने में कहाँ यूज कर रहे हैं हम? इंसुलिन बना, किसे बनाने में? इंसुलिन कहाँ बनता है हमारी बॉडी में? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज की कौन सी सेल में? कौन सी सेल बना? पैंक्रियाज में कितने प्रकार की सेल है?
पहले तो उसकी संरचना बताओ, संरचना में कितने हिस्से हैं, कौन कौन से? एक्सोक्राइन पार्ट एंड एक्सोक्राइन पार्ट क्या है? बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस क्या बनाता है? और एंडोक्राइन पार्ट क्या है? लैगरहंस की दीपिकाएं, जिसके अंदर कितने प्रकार की सेल्स हैं, कौन कौन सी? इंसुलिन कौन बना रहा है? बीटा सेल बना रही है। इंसुलिन क्या कौन बना रहा है? इनको बनाने वाला इंसुलिन है। इंसुलिन एक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पॉलीपेप्टाइड का मतलब अमीनो एसिड्स जो हैं उनकी यूनिट्स जुड़ जाती है, वो पॉलीपेप्टाइड बनाती हैं। और पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड्स तो हैं। कितने प्रकार के अमीनो एसिड हैं? 51। कितने प्रकार के? 51। कितने प्रकार के हैं? 51 प्रकार के हैं। और ये 51 प्रकार के अमीनो एसिड कुल कितनी चेन में समाहित है? चेन ए एंड चेन ए में कितने प्रकार के अमीनो एसिड है? 21। और चेन बी में 30। और ये दोनों चेन जुड़ी कैसे हुई हैं? सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा है? सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। चेन ए चेन बी में 2 जगह सल्फाइड बॉन्ड आपको दिखाए गए थे। अगर आपको इस स्ट्रक्चर ऑफिस में बना हुआ होगा, अगर ये चेन ए है और ये चेन क्या है बच्चे? ये है, तो एस 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 और चेन ए के बीच में भी आपस में सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना? और ये दोनों किससे जुड़ी हुई है? चेन एक तीसरी चेन से जुड़ी है, जिसे हम क्या कहते हैं? चेन सी। चेन सी क्या करती है? इंसुलिन को इनएक्टिव रखती है। इंसुलिन को क्या रखती है? इनएक्टिव रखती है। इनएक्टिव रखती है। अब इंसुलिन को आर्टिफिशियली बनाना इसलिए मुश्किल था भैया, चेन ए चेन बी के साथ क्या बनेगी? चेन सी बनेगी, पूरी बनेगी। लेकिन चेन सी रह कहां जाती है? जब हम सिक्रीट करते हैं तो हमारी सेल्स के अंदर ही रह जाती है चेन सी, ब्लड में ही रह जाती है, ठीक है ना? अब चेन सी रह गई वहीं, तो अब तब जाके वो एक्टिव हुआ इंसुलिन। अब चेन सी के साथ बनाएंगे और हम उसे देंगे तो चेन सी अलग नहीं हो सकती। वैज्ञानिकों ने क्या काम किया, रिसर्चर ने क्या काम किया? चेन ई को अलग और चेन बी को अलग बनाया। किसमें? कौन सा बैक्टीरिया यूज किया उन्होंने? इश्चीरिचिया कोलाई। इसके अंदर एक के अंदर चेन ए और कुछ में चेन, और फिर उन्होंने क्या कर दिया? फ्यूज, बाहर फ्यूज कर दिया। सी तो बनाई। तो यानी जो इंसुलिन है वो किस रूप में? एक्टिव फॉर्म में ही है। उसे कहा गया ह्यूमिलिन। क्या कहा गया? ह्यूमिलिन। उन्हें सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। चेन सी तो उन्होंने बनाई नहीं, जो हमारी बॉडी के अंदर है ना। और उसे किससे दिया? फिर उसे इंजेक्शन से। जिसे इंसुलिन की जरूरत है उसे किससे दिया जाता है? इंजेक्शन। क्यों, गोली भी तो दे सकते हैं कि वो क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन है, इसलिए हमें इसे ओरल नहीं दे सकते। इसे कंपनी कौन सी थी? कहाँ की थी? कब बनाया था? 1983। कब बनाया था? इज दैट क्लियर? इतनी बातें सबको क्लियर है? चलिए, ये भी हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या हेल्प ले सकते हैं हम एप्लीकेशन में, इसमें टेक्नोलॉजी में?
सर हम ए बी सी एंजाइम्स को बनाने के लिए, जीन्स को बनाने में। भैया कोई जीन गायब हो किसी में से, उसका भी निर्माण करने का काम हम इस टेक्निक से कर सकते हैं। जैसे ADA एक एंजाइम है। क्या है बच्चे एंजाइम? क्या नाम है इसका? हाँ? भूल गए? ये याद है? कितने बच्चों को याद है? हाँ जोया, एमिनेज, बिल्कुल ठीक है। ये एंजाइम होता है, और ये एंजाइम किस लिए जरूरी है? हमारी इम्यूनिटी को बनाने के लिए, है ना? जिसमें इस एंजाइम की कमी होती है उसमें जो लिम्फोसाइट है वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं काम करती, फंक्शनिंग नहीं रहती, जिसके कारण क्या होता है कि इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता है। कौन सा हो जाता है रोग? स्किड। मैंने कौन सा रोग बताया था? स्किड। सीवियर कंबाइन इम्यूनिटी डिजीज, सीवियर कंबाइन इम्यूनिटी डिजीज, स्किड हो जाता है। और जब स्किड हो गया तो अब हमारे पास उसे बचाना है। किसी अगर भाई एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें इसे बनाने वाला जीन ही नहीं है उसके गुणसूत्रों में, वो जीन ही गायब हो गया किसी तरह से। अब जीन नहीं है तो भाई क्या करें? अब वो जीन का काम ढूंढा गया, क्या है भाई? जीन का काम तो ये एंजाइम बनाना है। तो सबसे सरल तरीका तो यही लगा शुरू में कि भैया इस एंजाइम को आर्टिफिशियली दे दो, इंजेक्शन ठोके जाओ इसको। फिर लगा कि यार चलो ठीक है, बोन मैरो थेरेपी करते हैं, बोन मैरो थेरेपी, है ना? लेकिन ये तब तक परमानेंट नहीं है जब तक कि हम उस जीन को ही एक ऐसी बोन मैरो में प्लांट करें, बोन मैरो में ऐसी सेल्स डाल दें कि जिसके अंदर वो जीन हो, और वो फिर पूरी बनाए। जितने भी सेल वो अब डेवलप करके बनाएगी, क्लास वो डिवीजन करके बनाएगी, तो सारी की सारी क्या होंगी? वो जीन के साथ होंगी, यानी वो एडीए बनाएंगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये भी हम तभी सक्सेसफुल कर सकते हैं जब हम ये किस स्टेज में करें? एम्ब्रियोनिक स्टेज में करें। क्योंकि जैसे बड़ी स्टेज में करेंगे तो एक दिन इन टी लिम्फोसाइट की लाइफ है, इसके बाद वो मरेंगी, फिर हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, फिर नई लिम्फोसाइट डालो बाहर से जाके, है ना? पुरानी निकालो, उसे चेंज करो, फिर नई डालो। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, और इससे बचने का एक तरीका यही है कि इसमें क्या कर दिया जाए, इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इसे क्या कर दिया जाए, चेंज। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ क्या जरूरी है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, कि हमारी जो बीमारियां हैं उनका हम अर्ली क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, पहचान कर सके। अर्ली डिटेक्ट करना है तो हमें क्या, कौन सा सहारा लेना पड़ेगा? फिर हमें क्या नाम, बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। जो कन्वेंशन मेथड है, आपके पुराने मेथड है, उसमें क्या करते हैं आप? टेस्ट, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, तब जाके पकड़ते हैं बीमारी को। लेकिन ब्लड और यूरिन जब आप टेस्ट करते हैं, जब सिम्टम्स, पहली बात तो देखो हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले तो लोग लापरवाह, बहुत ज्यादा अपने टेस्ट कर, उसका कारण भी, कुछ कारण भी है। कारण क्या है? हमारे गरीबी है। इंडिया इज ए पुअर कंट्री, और पुअर कंट्री किसी के कारण नहीं, हम अपनी सोच के कारण गरीब है ना? हमें पता है ये चीजें हमारी गुर्बत बढ़ा रही हैं, लेकिन हम फिर वही करते हैं। हमें पता है ये चीजों से हमारी गरीबी बढ़ रही है, फिर हम वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतने साल हो गए, हम वही बढ़ाए जा रहे हैं। भैया आपकी आमदनी 100 रुपए है मान लिया, यू नो आपकी 100 रुपए है, और आप हद से हद कोशिश करके इसे 150 बढ़ा सकते हैं मान लिया, ना? लेकिन ये सज्जन है, 5 तो हो ही गई, ठीक है, 5 बहुत। अब
ये जो आमदनी है ये इन पे खर्च हो रही है और ये आमदनी इतने लोगों पे खर्च हो रही है, तो समझ गए सर आप। प्रति व्यक्ति आय पे क्या प्रति फर्क पड़ व्यक्ति गया? अंदर फर्क पड़ भले ही आपको इसकी आय ज्यादा है उससे, यस सर। लेकिन प्रति व्यक्ति देखो भाई, प्रति कैंडिडेट देखो प्रति व्यक्ति सर कहाँ खर्च हो रहा है ना। अब हम इस बीमारी से निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, बहुत कोशिश करने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं ग्रंथियां रह जाती हैं, और जिस दिन हमने इस पे विजय प्राप्त कर ली ना, तो हमारी आधी बीमारी ठीक हो जाएंगी, आधी बीमारियां क्या हो जाएंगी, ठीक। तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है अभी। कौन? पॉपुलेशन। हम गरीब देश 140 करोड़ हुए पड़े हैं ना। सेकंड वर्ल्ड के मोस्ट सेकंड और जितने बड़े कंट्री हैं उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल है, होगी सर। लेकिन सारी बीमारियां हमारे यहाँ, यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, कुवैत, सऊदी अरबिया, ओमान, ये सब कंट्री क्या है? क्या वहां लोग नहीं रहते? वे क्या वो पॉपुलेशन नहीं अपनी बढ़ा सकते? बड़ा सर कंट्रोल है सर वहाँ। कंट्रोल, वो जानते हैं इस मर्म को कि भैया पॉपुलेशन एक निश्चित जितनी आपकी इनकम है उसके अनुसार पॉपुलेशन तो ठीक है, उससे ज्यादा बच्चे पैदा करना क्या है, खतरनाक है ना। लोगों के पास अब देखो तो जमीन नहीं है रहने के लिए, घर नहीं है, अब सरकारों को योजना चलानी पड़ती है कि यार प्रधानमंत्री गृह योजना, ये इस तरह की योजनाएं चलानी पड़ती हैं कि भाई ना घर मिल जाए, झोपड़ी मिल जाए, रह ले। ये गुर्बत बहुत। तो हम कह रहे थे, बात यहीं पे वापस आते हैं, बीमारी तो अगर उसे होती भी है, अरे रहने दे, डॉक्टर 500 रुपए तो फीस लेगा। डॉक्टर कितनी फीस लेगा? 500 रुपए तो फीस लेगा, और 500 रुपए फीस लेने के बाद भी इतने की दवाई देगा, और एक आधा उसने टेस्ट बता दिया तो भैया तू तो कर्जे में आ जाएगा, तू तो मरता ना होगा तो बीमारी से नहीं मरेगा तो वैसे मर जाएगा, तो रहने दे। हालांकि हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करती है, उनमें व्यवस्थाएं डालते हैं कि भाई लोग वहां पे जाके उनकी सुविधाओं का फायदा ले सके, है ना। डॉक्टर्स रखती है वहां पे, लैब रखती हैं, मशीनें रखती हैं, आधुनिक मशीनें रखती हैं, और हमारे सहारनपुर में तो काफी आधुनिक मशीनें आई हुई हैं, लोग उनका फायदा उठाएं। तो बीमारी का अर्ली डिटेक्शन होने से फायदा क्या है? भाई देखो, जितनी जल्दी बीमारी को पकड़ के नष्ट कर दो उतने अपने शरीर को फायदा है, और जितना आप उसे फैलने का मौका देंगे उतना आप अपनी बॉडी का नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अर्ली डिटेक्शन के आपके पास क्या हो, तरीके भी तो हो, सिस्टम भी तो हो, ठीक है। ब्लड से डिटेक्ट करना, यूरिन से डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने के तरीके हैं, लेकिन ये क्या है, लेट है थोड़ा, हमें जल्दी पता लग जाए तुरंत तेजी, ऐसे टेस्ट हो जो शुरू में ही पता लग जाए। तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं? मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मोलिक्यूलर डायग्नोसिस का। और इसमें कौन कौन सी विधियां आ रही हैं? 3 हमने बताई थी। कौन कौन सी? पीसीआर, ऑटो रेडियोग्राफी एंड ये कुछ टेस्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखो इसे खांसी हो रही, इसका भी इलाज करते हैं। खड़ा हो बेटा। तेरी बीमारी का इलाज यहाँ है। भाग गया भाई तेरी बीमारी का इलाज।
यहाँ है तुम्हारी बीमारी का इलाज। एंड किसमें? पीसीआर। किसमें? PCR. क्या है पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो हल्के खांसी हल्की हल्की, हमें नहीं पता ये वायरस है, बैक्टीरियल है, मौसम का कंजक्शन है, क्या है। वी डोंट नो। खांसी के कई कारण हो सकते हैं, है ना। अब चूंकि शुरू में है, तो अगर किसी पैरासिटिक की वजह से, जर्म की वजह से है, तो बहुत छोटी सी मात्रा में होगा। हाँ, किसमें होगा? छोटी सी मात्रा में होगा। तो तेरी बीमारी का इलाज किससे होगा? पीसीआर। क्या है पीसीआर? क्या चाहिए? आलू गया है। इसे बता पीसीआर की फुल फॉर्म इधर से। तुझे पता है? हाँ, तेरे से पूछी भी थी पहले, शायद मैंने पूछी थी, नहीं पूछी? चल आप बता दे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? हम जेनेटिक जो मटेरियल है उसकी क्या करते हैं? कॉपी तैयार करते हैं। क्या तैयार कर? बैठ जा। जो जेनेटिक मटेरियल है जो बहुत कम मात्रा में है, उसकी हम क्या तैयार करते हैं? कॉपी तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? कॉपी। और पीसीआर के कितने चरण हैं? 3। पहला कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है? क्या होता है इसमें? गेंदे के दोनों स्टैंड क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। नंबर 2, एनिलिंग में क्या करते हैं? टाइमर्स चिपकाए जाते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है ये? है 70। उसके बाद क्या है? एक्सटेंशन। क्या है? एक्सटेंशन में क्या होता है? डीएनए बढ़ता है। और बढ़ने का मतलब है एक से कॉपी कितनी बन गई? 2 से 4, इस तरह से उनके नंबर्स पढ़ते हैं और फिर हम उसे डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कैसे डिटेक्ट करते हैं? चैन इलेक्ट्रो मार्कर डाल देते हैं डीएनए का जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं, और फिर हम अपना जो पीसीआर से हमने बनाया निकाला है उस पेशेंट में से वो डालते हैं नमूना, और फिर उसकी बैंड को, डीएनए बैंड को मैच करके देखते हैं। अगर मैच हो जाता है तो भैया इसमें इन्फेक्शन है इस चीज का, और अगर मैच नहीं होता है तो इस चीज का इन्फेक्शन नहीं है। ये तो पीसीआर हो गया। ऑटो रेडियोग्राफी, देखो ये कोई भी जैसे कैंसर वगैरह है, एचआईवी है, एड्स है, ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं बच्चों जिनमें कहीं ना कहीं जीन में क्या होता है? म्यूटेशन होता है, जीन में चेंज होता है, जीन म्यूटेंट हो जाता है ना। तो अब हम क्या करते हैं? जो सामान्य जीन है, क्या है? सामान्य जीन है, क्या करते हैं उसको? उस पर मार्कर लगाते हैं, प्रोब बना देते हैं, कोई रेडिएटिव है, प्रोब लगा के तैयार करते हैं, और फिर जो डिफेक्टेड जीन है, जो म्यूटेंट हुआ है, उसे रखते हैं। और अगर वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट हो गया तो क्या है? जीन नॉर्मल है। कॉम्प्लीमेंट अगर फ्यूज हो गया तो जीन क्या है? नॉर्मल। और अगर नहीं हो रहा है तो जीन में एबनॉर्मलिटी आ गई है भाई। जीन में क्या आ गई है? एबनॉर्मलिटी आ गई ना, जीन में एबनॉर्मलिटी आ गई। तो अब हम इस तरीके से करते हैं। एक है एलिज्म। फुल फॉर्म किसी बच्चे को पता है? किसी किसे पता है? हाथ खड़े करो। तो बता। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इस टेक्निक में क्या करते हैं भाई? ये किस पर टेक्निक है? एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड है। इसमें एंटीबॉडीज तो बनेगी, और एंटीजन किस में होंगे? इसमें होंगे, रोगी में होंगे।
तो हम क्या डालते हैं, जो एंटीजन है उसका एंटीबॉडी डालते हैं। क्या डालते हैं, एंटीबॉडी डालते हैं। और अगर वो फ्यूज हो गया मतलब तो इसका मतलब उसमें एंटीजन है, और अगर फ्यूज नहीं हुआ तो उसमें वो एंटीजन, तो इसका मतलब वो स्वस्थ है। तो इस प्रकार से हम पहचान कर लेते हैं एलिजा टेस्ट के द्वारा। क्लियर। और कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये तो बीमारी हो गई, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, हैं? आज शुरू करेंगे हम ट्रांसजेनिक एनिमल। अब जरा ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। नौ एक टर्म आपने पढ़ी है जीएमओ। क्या होते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या होते हैं ये, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक मटेरियल में कोई ना कोई चेंज कर दिया है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनना जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक होते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक क्या होते हैं फिर, वेरी गुड। ट्रांसजेनिक वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसमें किसी अदर स्पीसीज का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अदर स्पीसीज का जीन किसी ऑर्गेनिज्म में डाला जाए और तब वो बनेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसजेनिक। समझ में आया नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या ट्रांसजेनिक जीएमओ नहीं है, अल्टर तो कर दिया हमने, अल्टर तो हमने कर दिया। अब इसे ऐसे समझिए, ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल आर जीएम, ऑल जीएमओ आर नॉट, सारे के सारे जीएमओ ट्रांसजेनिक नहीं है। क्यों, क्योंकि डीएनए में उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज करना तो कई तरह से हो सकता है। उसी के जीन में छेड़छाड़ कर दी जाए, उसी स्पीसीज का जीन भी डाल दिया जाए, वो भी जीएमओ के अंदर में आएगा। जीन की कोई रिपेयर कर दी जाए, वो भी जीएमओ के अंदर है। और अगर दूसरी स्पीसीज का डाल दिया जाए वो भी जीएमओ है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी स्पीसीज का डालते हैं उसके लिए एक नई टर्म यूज करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज ट्रांसजेनिक। क्या कर देते हैं, ट्रांसजेनिक। तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब ट्रांसजेनिक जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एनिमल्स की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो हम एनिमल्स का ही जिक्र करेंगे, यहाँ पे प्लांट्स का जिक्र नहीं करेंगे। ट्रांसजेनिक प्लांट्स का हम जिक्र नहीं करेंगे। किसका जिक्र करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स रैट है, यानी माउस, माइस अगर प्योर कहें तो हमसे, रैबिट है, पिग है, काउ है, शिप है, फिश है। ये सब के सब ट्रांसजेनिक है जो हमने तैयार किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमने कौन तैयार किए हैं, रैट। सबसे ज्यादा कौन तैयार किए हैं, रैट पे हमने सबसे ज्यादा, माइस पे हमने सबसे ज्यादा काम किया है। 95% जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किए हैं वो कौन है बच्चे, माइस। इसका कारण है, हैं? एक तो ये साइज में छोटे हैं, ब्रीडिंग बहुत फास्ट है। नंबर 2, इनका जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल से काफी कुछ मिलता जुलता है। इनका जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल से काफी कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हमें माइस लेने पड़े, और हमने इन पे काम किया, इन्हें ट्रांसजेनिक बना। अब ट्रांसजेनिक एनिमल हम डिजाइन जो करते हैं वो क्यों करते हैं, प्रश्न ये आता है भाई क्यों करते हैं। तो अब ये बहुत बड़ी फील्ड है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं इसका। सबसे पहले तो हमें क्या है, अपनी जो नॉर्मल क्या है, फिजियोलॉजी है और डेवलपमेंट है, उसे समझना। किसे समझना है, नॉर्मल
फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को देखना है। अब एक ट्रांसजेनिक जीन हम एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम ऐसा डिजाइन करें कि भाई हम किसी भी जीन, बेटे बातें नहीं, बिल्कुल चुप। हम ऐसा ट्रांसजेनिक जीन डिजाइन करें कि भैया हम देख सकें कि कोई भी जीन किस प्रकार से रेगुलेट होता है, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है, किसे, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, और डेवलपमेंट की इफेक्ट करें, डेवलपमेंट फैक्टर्स को किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हम ले इंसुलिन की बात करें। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, और आप जानते हैं ये कैसा फैक्टर है, डेवलपमेंट फैक्टर। कैसा फैक्टर है, डेवलपमेंट फैक्टर है, और इसका काफी कॉम्प्लेक्स है इसकी फिजियोलॉजी। इसकी फिजियोलॉजी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब हम एक ऐसा ट्रांसजेनिक जीव लेंगे, ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल लेंगे जो इस इंसुलिन की जो पूरी की पूरी फॉर्मेशन है उसे अल्टर कर दे, इस फॉर्मेशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि भैया इंसुलिन काम कैसे करता है, इंसुलिन काम कैसे करता है। आप जान पाए अब कि इंसुलिन काम कैसे करता है, क्यों, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, और डायबिटिक पेशेंट बढ़ने के लिए इंसुलिन क्या काम कर रहे हैं, ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है। कैसे कम कर देता है, जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज जाता है, सिग्नल्स ब्रेन से मिल जाते हैं, किसे, पैंकियाज की बीटा सेल्स को, कि भैया इंसुलिन ब्लड में भेजिए। ब्लड में इंसुलिन गया, इंसुलिन के जाते ही सेलुलर मेम्ब्रेन जो हमारी मसल्स है, उनकी जो सेल्स है, उनकी मेम्ब्रेन को सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। उन सिग्नल्स में केमिकल्स होते हैं जो सेल्स के अंदर सिग्नल्स भेजते हैं। सेल्स के अंदर वेसिकल्स हैं जिसके अंदर वो कंपोनेंट पड़ा है जो उसके चैनल्स को खोलने में इफेक्ट करेगा। तो वो चैनल्स, ये वो पदार्थ वेसिकल से निकल के सेल वॉल की दीवार, सेल मेम्ब्रेन से चिपकते हैं। सेल मेम्ब्रेन से चिपकते ही इंसुलिन कोल्स के मॉलिक्यूल्स को ब्लड में से किसमें एंटर करा देता है, सेल के अंदर करा देता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो हम समझे हैं, ये जो थ्योरी हम समझे हैं, इन जीन की हेल्प से ही तो समझे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से ही तो समझे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम इस पूरे प्रोसेस को नहीं समझ पाते। और आप जानते हैं कि आज भी डायबिटीज का इलाज नहीं है कहीं। डायबिटीज को हम केवल कंट्रोल कर रहे हैं, डायबिटीज को हम क्या कर रहे हैं, केवल कंट्रोल कर रहे हैं। दवाई तो पूरी खा है, दवाई तो पूरी वो दवाई इलाज की नहीं है बेटे, कंट्रोल की है। वो दवाई किसकी है, कंट्रोल की है, इलाज की नहीं है। इसलिए तो हम इस पे और काम कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा जरूरत है इस पे काम किया जाए, और एक परमानेंट मेडिसिन हम तैयार कर सके, उन जीन को तैयार कर सके जो इंसुलिन की सेंसिबिलिटी को, जो रेजिस्टेंस है, उसे परमानेंटली क्योर कर सके। इस फील्ड में काम लगातार चल रहा है। तो ये सब संभव है किसके द्वारा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं। ठीक है भैया। दूसरा क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी को जानना है। बीमारियां होती हैं हमें बहुत सारी, और हर एक बीमारी का कोई ना कोई कारण है। उस कारण को हमें जानने के लिए हमें ऐसे ट्रांसजेनिक माइस तैयार करने पड़ते हैं या एनिमल्स तैयार करने पड़ते हैं जिसमें हम उस बीमारी के प्रभाव देखें कि भाई वो डेवलप कैसे हो रही है। एक जीन किसी बीमारी को डेवलप करने में कैसे हेल्प करता है, कैसे रोल प्ले करता है, जिससे कि हमें उसका क्या मिल सके, ट्रीटमेंट, हम नया ट्रीटमेंट ले सके उसका। क्योंकि जब तक हमें बीमारी के डेवलपमेंट का नहीं पता लगेगा कि बीमारी कहाँ से कैसे डेवलप हो रही है, तब तक हम उसके अलग अलग लेवल का ट्रीटमेंट, भाई हम इस लेवल पे रोक सकते हैं बीमारी को, इस लेवल पे रोक सकते हैं, इस लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं, तो नए ट्रीटमेंट हमें नहीं मिलेंगे।
तो ये रिसर्च भी हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से ही मिलती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी के जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। चूहे, है ना भाई, ऐसा चूहा चाहिए जो इस स्टेज पे देखते हैं क्या काम करता है उसका जी, ऐसा चूहा चाहिए जो वो कर सकता है। तो आदमी को तैयार करोगे या ढूंढोगे कि भाई ऐसा कोई है जिसके अंदर ये जीन है, तो उम्र बीत जाएंगी कई। तो तेजी से काम करने के लिए अब हमारे पास ये पैथी आ गई है बायोटेक्नोलॉजी की, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स इस्तेमाल कर लेते हैं जिस डिजाइन का हमें चाहिए बीमारी को पकड़ने के लिए, और वो हमें हेल्प करता है उसके ट्रीटमेंट को पकड़ने। सिंपल ट्रिक्स। भाई कोई बीमारी है, कोई बीमारी कैसे बढ़ रही है ये जानना। सपोज कीजिए कैंसर, सपोज कीजिए कैंसर। अब हाउ कैंसर डेवलप, हम ये जानना चाहते हैं कैंसर कैसे डेवलप हो रहा है। जब तक हमें उसकी अलग अलग चीजों का नहीं पता होगा, ये ऐसे डेवलप है, ये प्रोटीन बना है, इस प्रोटीन को बनाने वाला जीन ये है, और अगर हम इस प्रोटीन को यहाँ पे रोक दें तो कैंसर आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर ये प्रोटीन बन गया तो उसके बाद क्या हमारे पास कोई कंडीशन है उसे रोकने की? अगर वहां से भी पार हो गया, क्या उसके बाद कोई कंडीशन है हमें रोकने की? तो यानी आप देखते हैं कि भाई पेशेंट का क्या है, पेशेंट तो अलग स्टेज पे आ सकता है आपके पास, कोई भी बीमारी है किसी भी स्टेज में आ सकती है आपके पास, डायग्नोसिस का किसी भी स्टेज में हो सकता है। तो हर एक स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट आपके पास उपलब्ध है, तो ये स्टडी करना है। तो ऐसी थोड़ा ना ये दवाइयां ऐसे थोड़ा ना ऐसे आ जाती हैं बाजार में। आप ये सोचते हो कि भाई इस बीमारी का ये इलाज है, कोई ऊपर वाला पर्ची डाल के नहीं भेज देता वैज्ञानिकों के, ले भाई मैंने तुझे बता दिया इलाज, सुबह सो के उठेगा तो तुझे पता लगेगा कि ये इलाज देख लो। ऐसे चमत्कार नहीं होते भाई, ये केवल कहानी किताबों किस्सों में ही होते हैं, वास्तव में नहीं होते, है ना, ये कहानियां ही है। इन पे रिसर्च करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, चमत्कार बनाने पड़ते हैं, विकसित करने पड़ते हैं, तब किसी दवाई का पता लगता है ना। रिसर्च सेंटर है हमारे बहुत सारे जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उन पे लगातार दिन रात कि भैया पकड़ो बीमारी, इतनी बीमारियां हमें आ जा रही। तो ये है बीमारी को पकड़ना और उसका ट्रीटमेंट। और जब हम बीमारी को पकड़ेंगे तो हमें क्या चाहिए, मेडिसिन, प्रोडक्ट चाहिए भैया। क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, हैं, प्रोडक्ट चाहिए। ये प्रोडक्ट कैसे हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। कोई भी मेडिसिन है, किसी भी मेडिसिन से जब हम इलाज करते हैं उसका कोई ना कोई हिस्सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जरूर होता है। क्या होता है, और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर है, अगर इसका निर्माण चाहिए हमें, अब इसका निर्माण दो तरह से, एक तो इसका निर्माण करना लंबा काम, और दूसरा ये महंगा। तो क्या हमारे पास ऐसी टेक्निक है कि भैया हम बायो प्रोडक्ट को बहुत तेजी के साथ और बहुत सस्ते में बना सके? वो है हमारी बायो टेक्नोलॉजी। क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। हम उन जीन या जीन के पार्ट का, पूरा जीन नहीं, जीन के पार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भैया हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। सपोज कीजिए एम्फीसीमा है, फेफड़ों की एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है, एम्फीसीमा। क्या होता है एम्फीसीमा, कम हो जाता है उसके और भी हमारी जो एल्विलाई है, इनकी जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अंदर की मेम्ब्रेन क्या होती है, और एल्विलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, ऑक्सीजन है मेनली। तो अब अगर ये डैमेज हो जाएगी तो ये स्वेलिंग वगैरह आके इसके अंदर का स्पेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घट जाएगा तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, ऑक्सीजन की कैरिंग है वो क्या हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी। ऑक्सीजन घटेगी तो हमारे अंदर ग्लूकोज तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन ना होने से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो बंदा थका थका रहेगा, और दूसरी चीजें और प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बनने में बाधा आएगी। मान लिया सपोज कीजिए रिप्लिकेशन होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी वहां पहले से कम है तो वो बाधित होगा। वो बाधित होने से तो सारी चीजें बाधित हो सकती है। तो इसलिए भैया इस एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है, जो प्रोटीन जरूरी है, वो कौन है,
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कौन है? एंटीट्रिप्सिन। अब भैया इस ट्रिप्सिन को अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को बनाना है कैसे? अब हम इसे बना सकते हैं एक जीन के एक पार्ट से किसी में इंट्रोड्यूस करके। क्लियर? तो हमने इसमें काम किया बायो प्रोडक्ट को बनाने में, हमने कौन बना लिया? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। किस काम आता है ये? एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट है जैसे कि फिनाइल कीटोन यूरिया, दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर। ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए हम बायो प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बायो प्रोडक्ट बना रहे हैं कि भैया उनके इलाज के लिए। एल्केप्टोन यूरिया में भी क्या होता है? एक जीन की कमी हो जाती है, जीन वो एंजाइम नहीं बना पाता पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड को क्या करता है? डैमेज करता है। वो एमिनो एसिड डैमेज नहीं करता तो वो एमिनो एसिड हमारे ब्लड में पड़ा रहता है, ब्लड में पड़ा रहता है तो हमारे ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है, ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है तो बच्चे को दिक्कत आने लगती है। हालांकि एक बहुत ही रेयर बीमारियां हैं ये, लेकिन है बीमारियां। तो इनके इलाज के लिए फिर हमें इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? दूध। क्या जरूरी है? दूध। अब दूध है तो दूध में कोई चीज ऐसी जरूर है जो हमारे दूध में ऐसा प्रोटीन जरूर है, ह्यूमन प्रोटीन। कौन सा ह्यूमन प्रोटीन है? हाँ? अल्फा लैक्टो है एल्ब्यूमिन। ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। ये कहाँ होता है? ये आपकी माँ के दूध में होता है ना? आपकी माँ के दूध में होता है। लेकिन बच्चा जैसे बड़ा होता है माँ का दूध कम पड़ने लगता है, दूध बाहर से चाहिए। तो जो नॉर्मल गाय हैं उनमें तो प्रोटीन है नहीं, उनमें तो ये प्रोटीन है नहीं। तो भाई क्या हम ऐसी गाय तैयार कर सकते हैं जो ये जिसके दूध में ये प्रोटीन हो? तो हमने तैयार की। हमने ऐसी एक गाय तैयार की सबसे पहले, उसका नाम हमने रोजी रखा। हमने क्या रखा उसका? यूएसए में तैयार हुई, उसका नाम क्या रखा गया? रोजी रखा गया। इंडिया में हमने तैयार की गंगा। क्या तैयार की? जो गिर गायें थी फॉलोन, वो तैयार की बाद में। तो हमने भैया किसे तैयार किया? रोजी को। रोजी की मिल्क में क्या है? क्या है? 2.4 ग्राम पर लीटर। और ये तो बहुत अच्छा है वुमेन के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसी गाय का दूध हम पिए। अब ऐसी गाय के दूध के लिए ट्रांसजेनिक काउ चाहिए हमें। क्या चाहिए? ट्रांसजेनिक काउ चाहिए, जिससे हम इस प्रकार का मिल्क क्या कर सके थे। इसमें जीन कहाँ से लिया था रोजी में? हाँ, ह्यूमन का ही जीन था, वो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है? तो और ऐसी ऐसी चीजें हम बना रहे हैं। हम फिश बना रहे हैं। फिश मछलियां, प्रोटीन चाहिए ना मछलियों से। मैं पहली हमने मछली जो है बनाई थी वो खाने के लिए नहीं बनाई थी, वो किसके लिए बनाई थी? हाँ, वो केवल ग्लो करने वाली फिश बनाई थी सबसे पहले, जो ग्लो करती थी, केवल एक्वेरियम के लिए, है ना? एक्वेरियम के लिए ग्लो करती थी वो फिश। तो इस तरह के हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। आगे इस फील्ड में लगातार कार्य जारी है और हम सस्ते हल्के अच्छे प्रोडक्ट तैयार हुए। हाँ जी। सारी नहीं ग्लो करने के लिए देखो, ट्रांसजेनिक की अगर हम बात करें, ये बना रखी है नेचुरल। नेचुरल बनाने की जरूरत है। कौन सी बनाने के लिए? जो हमने गाय भी नेचुरल है, बहुत सारी गायें हैं। वो चीज नहीं है। हाँ, वही बात हुआ। उनके प्रोटीन में वो चीज चाहिए। फिश में और भी ज्यादा प्रोटीन है, वो प्रोटीन है जो ह्यूमन के लिए चाहिए। ठीक है, नॉर्मल में वो नहीं है, नॉर्मल में उतना नहीं है।
है ना? तो हम ऐसी भी तैयार कर रहे हैं कि एक प्रोटीन एक बीमारी को दूर करने के लिए जरूरी है, तो प्रोटीन हमें नेचुरल मिल जाए, ठीक है ना? इसके बाद फिर आगे आते हैं भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। ऐसा टाइम हो गया। कहाँ हो गया? अभी तक खत्म करने वाला है, लेसन खत्म होने वाला है। एक 35 ही तो हुए हैं, 5 मिनट के ऊपर हुए। अभी बस इसे बाइंड अप कर रहा है, खत्म होने वाला है ये। इसमें थोड़ा सा ही रह गया, अब ज्यादा नहीं रहा। चिकन भी देखे हमने कभी मतलब चार नहीं मुझे हाँ कोई वो बोलेंगे वो मोटे बोले चला भी जाता उनसे क्या उन्हें क्या करोगे सब हाँ हाँ यार तो 1-2 महीने बड़े हो जाते तुम क्या हो गया अभी और बताएंगे और अच्छी बातें आपको, अभी थोड़ी सी और। ये सब हम कर रहे हैं भाई, प्रोडक्ट ले रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अपनी कल्चर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें आ रही हैं। क्या बातें आ रही है? बातें ये आ रही हैं भैया कि एक नई प्रॉब्लम शुरू होगी, पेटेंट वाली। किसकी? पेटेंट। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक ऐसा कानून है, अगर आप उसका पेटेंट ले लेते हैं तो आपके अलावा कोई उस चीज को आपके परमिशन के बिना बना नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, आपने परमिशन दे दी तो उसकी सेल में से कुछ हिस्सा वो आपको देना पड़ेगा। ये है पेटेंट कानून। इसमें चल रही है चालाकी। अब हम कैसे चालाकी बात करें, जैसे भारत के साथ हुई है चालाकी, देश के साथ हो जाती है चालाकी बड़े बड़े। अब बासमती जो है, सॉरी बासमती क्या, चावल की पहले बात कर लें, बासमती बाद में आएंगे। चावल एशिया में, साउथ एशिया में उगाया जाता है, यहाँ कंडीशन है उसकी, और बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में चावल की 2 लाख से भी ज्यादा वैरायटी है। कितनी है? 2 लाख। और उसमें एक अच्छी वैरायटी बहुत ही बढ़िया, जिसकी एरोमा और फ्लेवर, क्या चीज और फ्लेवर के लिए मौजूद है, वो कौन है? किस चीज? बासमती कौन है? किसकी चीज के लिए मशहूर है वो? एरोमा एंड, 2 नाम लिए ना मैंने। अच्छा, कोई मुझे अंतर बता सकता है एरोमा और फ्लेवर में क्या अंतर है? एरोमा में, हाँ, और फ्लेवर में टेस्ट प्लस एरोमा। जब टेस्ट और एरोमा दोनों जुड़ के कोई चीज आपको तृप्त करती है, तब हम उसे कहते हैं फ्लेवर। और अगर उसकी केवल स्मेल है तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोमा, है ना? तो इसके लिए मशहूर है। और बासमती की भी 22 तो डॉक्यूमेंटेड है जो हम उगा रहे हैं पेपर पे। अब अमेरिका की कंपनी ने क्या काम किया? 27 ना, 27 कर लो, इसे कंफर्म कर लो, 27। अब अमेरिका की एक कंपनी ने क्या काम किया कि जो इंडियन बासमती की वैरायटी है उसे एक ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करा के या उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड करा के एक बासमती की किस्म तैयार कर दी और कह दी ये हमारी है। और उसकी कॉमर्शियल स्टेज पे बनाना शुरू कर दी। जबकि जो इंडियन, भाई इंडियन तुम्हारे यहाँ कहाँ से? इंडियन कहाँ से? चलो ठीक है, ड्वार्फ तुम्हारी है, तो ये जिससे क्रॉस कराया बासमती से वो इंडियन तो हमारी है। दूसरी टर्मरिक, नीम, आपकी सदियां बीत गई, आपके परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये ज्ञान बताया जा रहा, भैया अगर कहीं इस तरह की चीज हो तो नीम के पानी के गुनगुने कर दो, नीम खाओ, हल्दी लगाओ, हल्दी पियो। वो उन्होंने क्या किया, वो गुण जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे यहाँ के हैं, हमने बताया ये गुण, और उन्हें पेटेंट कराने की तरफ वो पड़ गए। अब ये बड़ी एक दिक्कत है, जितने भी ये डेवलपिंग कंट्री है ना, ये पैसे से तो अमीर हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें वो गरीब है। उसमें क्या है? गरीब है। और हमारी तरफ के जो कंट्री हैं वो पैसे से गरीब है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें वो रिच है। तो क्या काम करते हैं लोग कि भैया सामान्यतः अगर किसी चीज के बारे में कुछ जानना है तो अपनी रिसर्च करोगे तो क्या लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। और आपने सोचा होगा अरे यार इंडिया में तो ये यूज हो रहा है, लेकिन अभी तक ये इन्होंने इसे पेपराइज नहीं किया, इसे पेपर में नहीं लाएंगे। तो ठीक है,
उन्होंने पेटेंट कराया उसका और कह दीजिए पेट गैस के लिए अजवाइन का जो फार्मूला है वो हमारा है। अब कोई भी अगर इसे इस्तेमाल करेगा तो पहले परमिशन हमारे से लेगा और पेमेंट हमें करेगा। एक इतनी पेमेंट हमें करेगा। अब आप परेशान, और ये अंतरराष्ट्रीय कानून है, कोई छोटा मोटा कानून नहीं है। आप अब परेशान यार, अजवाइन तो हमारे घर में जैसा पेट में कुछ होता तो मम्मी ऐसे ही दे देती है अजवाइन और सोडा मिला के, और ये तो इन्हें देना पड़ेगा इसका पैसा। तो कितनी अजवाइन खपा रहे हो भाई, खाने में कितनी खपा रहे हो इसमें है। आपने कहा कि इस इस डिश को बनाने के लिए आपकी घर में कुछ चीज डाली जाती है, तो कहते नहीं, अगर चिकन बनेगा और चिकन में ये डिश बनेगी, ये तो केवल फ्रांस की है जी, नहीं जी नहीं। ये हमारी है, और आपको अगर करोगे तो आपको इसका पेटेंट देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये गड़बड़ है। तो इसके लिए फिर हमारी सरकार ने कानून बनाया। क्या बनाया? कानून बनाया, अपनी संसद में कानून बनाया। वैसे तो 1970 में, फिर 2005 में अमेंडमेंट कर दिया गया, उसमें सेकंड अमेंडमेंट कर दिया गया, और वो कानून है कि भाई इस तरह की चीजों से लड़ा जा सके। आम आदमी कहाँ लड़ेगा, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से लड़ा जा सके। इसके कुछ एथिक वैल्यूज भी है इसके। क्या भैया, किसी एनिमल में आप चेंज करके कोई नया एनिमल तैयार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नया एनिमल तैयार कर रहे हो। अब वो नया एनिमल जो आप बना रहे हैं उस पर अगर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप तो कुछ भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे मुर्गे बना दो जिसमें रेबीज का वायरस हो, है, और जो भी खाए उसे रेबीज, कुछ भी कर सकते हैं भाई, है? तो इसलिए सरकार ने कहा भाई इस पे कंट्रोल करना चाहिए, तो उन्होंने एक संस्था बनाई। क्या बनाई? GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और ये वो कमेटी है जो कि इस तरह की चीजों पे रेगुलेट करती है, परमिशन देती है कि भैया बायोटेक्नोलॉजी आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भाई बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं और अपने यूज में। दैट्स ऑल। समझ में आ गया सब बच्चों को? बायोटेक्नोलॉजी अच्छी तरह समझ में आई? कौन से? हाँ, ये भी ले लो, वैक्सीन सेफ्टी, ये तो बहुत अच्छी तरह जान रहे हो। वैक्सीन की सेफ्टी करने के लिए सबसे पहले हम किन्हें पकड़ रहे हैं, चूहों को पकड़ रहे हैं, है ना। कोई ऐसे जीन तैयार करते हैं भाई वैक्सीन किसी को नुकसान तो नहीं दे रही, पहले प्रयोग किया। अगर ये हमारा सक्सेस हो रहा है तो बंदरों को निजात मिल जाएगी भाई, अब बंदरों पे करते हैं ना वैक्सीन का, तो उससे चलते चूहों पे कर लिया हमने, तो बंदर बच जाएंगे, है ना। और हमें क्योंकि उसका डीएनए हमारे से ज्यादा मिलता जुलता आ रहा है, तो हम पता कर सकते हैं कि ये और ऐसे ही मेडिसिन जिस तरह से वैक्सीन है, हम ऐसे जीन डाल देते हैं कि भैया किसी टॉक्सिन के ऊपर उसका प्रभाव क्या है, और उस प्रभाव को हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद ऐसे हम जीन तैयार पहचान कर लेते हैं कि भैया ये इस टॉक्सिन के खिलाफ इस तरह से लड़ा जा सकता है, ये प्रोटीन बना के लड़ा सकता है, उस प्रोटीन को हम, या ये दवाई या ये केमिकल हमें इस प्रकार से लॉस कर रहा है, और इसके अगर ऐसी एंटीडोट तैयार कर सकते, तो ये हम तैयार करें। इज दैट क्लियर? फिनिश? ओके।